नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन में फंसे 16 भारतीय नाविकों की 14 फरवरी को होगी घर वापसी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई शुरू। जी हां, तीसरी बड़ी अपडेट में निकल के आ रही है, विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में उदय हो रहा है भारत। अमेरिका ने भी माना भारत की ताकत अब चीन को लगेगी मिर्ची। चौथी बड़ी खबर में किसान आंदोलन में फर्जी 500 से ज्यादा अकाउंट पर पाबंदी, जी आपत्तिजनक हैशटैग का उपयोग भी रोका गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, फिलहाल आतंक के मुद्दे पर एक बार फिर से एक्सपोज हुआ पाकिस्तान। अब चीन का भी किस्त नहीं चुका पा रहा, बुरी तरीके से लोन जाल में फंस गया है पाकिस्तान, ये भी बताएंगे। कैसे पीडीपी के सांसद हो गए मोदी भक्त बन गए हैं संसद में, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच यूपी के कासगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ एक्शन। एनकाउंटर में ढेर हुआ, एनकाउंटर में जी आपको बता दें माफिया हुए, एनकाउंटर में ढेर। पहला एनकाउंटर शुरू हो चुका है, शहीद हुए थे सिपाही, इसके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबर जानेंगे। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो एक एक करके जानेंगे। प्रियंका गांधी सहारनपुर पहुंची हैं, वो भी राजनीति के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल चीन भारत के बीच टकराहट के बीच अच्छी खबर निकल के आ रही है। चीन में फंसे 16 भारतीय नाविकों की 14 फरवरी को होगी घर वापसी, केंद्रीय मंत्री मनसुख ने दी जानकारी। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत की अच्छी खबर है कि चीन में फंसे 16 भारतीय नाविक की जल्द ही घर वापसी होने वाली है। बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है। चीनी बंदरगाह में फंसे एमवी अनास्तारिया के 16 भारतीय नाविक 14 फरवरी को वापस आएंगे। मंडाविया ने कहा मालवाहक पोत एमवी अनास्तारिया जापान से यात्रा शुरू करने वाला है और 14 फरवरी को भारत पहुंचेगा। एमवी अनास्तानिया पोत का ऑफिडियन बंदरगाह पर 20 सितंबर से खड़ा है। मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके न सिर्फ ये खुशखबरी दी बल्कि ये प्रयास के लिए चीन और शिपिंग कंपनी एमएससी की सराहना भी की। आपको बता दें कि इसी सप्ताह चीन के अधिकारियों ने कार्गो पोत पर फंसे एमवी अनास्तानिया के 16 नाविकों को क्रू बदलने की इजाज़त मिल गई है। तो ये बड़ी अच्छी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई, वकील बोले नहीं भड़काई हिंसा। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में दूसरी बार महाभियोग ट्रायल की शुरुआत मंगलवार को कल दोपहर हो गई। महाभियोग के तहत उन पर चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल संसद भवन में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। इसके तहत ही डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने दावा किया है कि वो सीनेट को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ नए विनाशकारी सबूत देंगे। इनमें साबित होगा कि पूर्व राष्ट्रपति के इशारों पर ही 6 जनवरी को कैपिटल इमारत में हिंसा भड़की थी। वहीं ट्रंप के वकीलों की दलील है कि ट्रंप ने समर्थकों की रैली को संबोधित करने के दौरान लोगों को दंगे के लिए नहीं भड़काया। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि सदन के महाभियोग प्रबंधन घंटे भर लंबे ट्रंप के भाषण में से सिर्फ उन्हीं हिस्से को ले रहे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मामले के लिए मददगार हैं। वकीलों ने रेखांकित किया है कि ट्रंप ने बार बार अपने समर्थकों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से और देशभक्त तरीके से अपनी आवाज़ उठाए। तो ये बातें हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में उदय हो रहा है भारत। अमेरिका ने भी माना भारत का लोहा अब चीन को लगी मिर्ची। दरअसल आपको बता दें अमेरिका ने भारत की तारीफ में जो बातें कहीं उसे सुनकर चीन को एक बार फिर से मिर्ची लगना तय है। अमेरिका में न सिर्फ भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रमुख सहयोगी बताया है बल्कि ये भी माना है कि दुनिया की प्रमुख शक्तियों के रूप में भारत का उदय हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है और कहा है कि वो भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम साझेदार है। यह भारत के विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और क्षेत्र के एक प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका का स्वागत करते हैं। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मंगलवार को बातचीत की थी और दोनों नेताओं ने म्यांमार के हालात तथा साझा चिंताओं वाले अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है।
हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। किसान आंदोलन के बीच 500 से ज़्यादा अकाउंट पर पाबंदी, आपत्तिजनक हैशटैग का उपयोग भी रोका गया। जी हाँ, दरअसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बुधवार को कहा है कि फिलहाल भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ अकाउंट्स पर रोक लगाई है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। ट्विटर ने जोर देकर कहा है कि वो अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करना जारी रखेगी और इसके लिए वो सक्रियता से भारतीय कानून के तहत विकल्पों पर विचार कर रही है जो ट्विटर एवं उपयोगकर्ताओं के खातों को प्रभावित करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने ट्विटर से ऐसे कई अकाउंट्स को बंद करने को कहा है जिनसे कथित तौर पर देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक और भड़काऊ सूचनाएं साझा की जा रही है। सरकार ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी है। इस बारे में रुख स्पष्ट करने की मांग पर ट्विटर ने ब्लॉग और पोस्ट में कहा है कि नुकसानदेह सामग्री कम नजर आए हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल चीन के लोन जाल में बुरी तरीके से फंस गया पाकिस्तान, नहीं चुका पा रहा किस्त, मांगने जा रहा रहम की भीख। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर चाइना के झांसे में आए पाकिस्तान अब बुरी तरीके से फंस गया है। पावर प्रोजेक्ट के लिए पिछले 8 साल में चीन में जमकर लोन लेने वाले पाकिस्तान अब किस्तें भी नहीं चुका पा रहा है। ऐसे में अब उसे अपने कथित सदाबहार दोस्त से राहत मांगने की तैयारी में है। हालांकि इससे पहले कई छोटे देश चीन की साल में फंस कर अपना काफ़ी कुछ गंवा चुके हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक शख्स के मुताबिक करीब 1 दर्जन पावर प्लांट्स के लिए कर्ज की किस्त अदायगी में राहत के लिए पाकिस्तान और चीन ने अनौपचारिक चर्चा भी हुई है। नाम गोपनीय रखने की शर्त पर उसने बताया कि इस्लामाबाद ने अभी तक औपचारिक रूप से अपील नहीं की है। पाकिस्तान ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए चीन से कर्ज लेकर इस पावर प्रोजेक्ट को लगाया था, लेकिन उत्पादन ज़रूरत से अधिक होने लगा तो पाकिस्तान वहन नहीं कर सकता। श्रीलंका से मलेशिया तक कई देश चीन के भारी कर्ज की वजह से नुकसान उठा चुके हैं। चीन के विदेश और वित्त मंत्रालय से लेकर पाकिस्तान के पावर डिवीज़न तक ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। चीन ने अमेरिका की उस आलोचना को भी खारिज किया है कि जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर्ज जाल में बदल दिया गया। हालांकि उसने ये माना कि महामारी की वजह से आई वैश्विक सुस्ती की वजह भी लोन है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, आतंक के मुद्दे पर एक बार फिर से झूठा साबित हुआ पाकिस्तान की एक्सपोज हुआ पूरी तरीके से। पाकिस्तान में ही रहकर उन्हीं पर हमले करने वाले आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP व बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही संगठनों को बार बार भारत पोषित होने का आरोप लगाने वाले पड़ोसी देश एक बार फिर झूठा साबित हुआ। उन आरोपों के समर्थन में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र UN को डोजियर भी सौंपा था, लेकिन UN की विश्लेषणात्मक सहयोग व प्रतिबंध निगरानी टीम की 27वीं रिपोर्ट में पाकिस्तान के आरोपों को कोई तवज्जो नहीं दी है। इसे पाकिस्तान के मुंह पर करारे तमाचे की तरह देखा गया। हालांकि रिपोर्ट के पैराग्राफ संख्या 68 में इतना अवश्य कहा गया है कि TTP और उनके अलग हुए गुट दोबारा एकजुट हो गए हैं। ये एकता अफगानिस्तान में आयोजित बैठक में अंजाम तक पहुंची और इन गुटों के आपस में एक होने के पीछे अलकायदा की अहम भूमिका भी रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, PDP सांसद मीर मोहम्मद फैयाज हुए मोदी भक्त। जी आपको बता दें, संसद में आखिरी दिन जमकर तारीफ की PM मोदी की। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ किए हैं PDP के इस राज्यसभा सांसद। इस बीच पश्चिम बंगाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति की तरफ बढ़ रहा है और खास करके अलगाववादी जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले अब साइड लाइन होते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर एक एक करके ठिकाने लगाए गए उन जिहादियों के बीच अब PDP के सांसद के भी बोली ठिकाने लग गए। एक तरफ जहां गुलाम नबी आज़ाद भी जाते जाते अंतिम छोर में PM मोदी की जमकर तारीफ कर गए, तो वहीं PDP के सांसद ने भी कहा है कि PM मोदी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जम्मू कश्मीर वालों को आर्टिकल 370 हटने के बाद जमकर फ़ायदा हो रहा है। PM मोदी को तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि आज PM मोदी जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर देश के साथ जोड़कर कहीं न कहीं एक तरीके से बड़े पैमाने पर योजनाएं अब धरातल पर जा रही, वरना उसके पहले बंदरबाट चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है, इससे महबूबा मुफ्ती के होश उड़ गए हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी के कासगंज में एक बार फिर से कासगंज में विकास दुबे पार्ट 2 हुआ। रात में पुलिस बल पर हमला, सुबह एनकाउंटर में शराब माफिया का ढेर।
यूपी के कासगंज में मंगलवार देर शाम शराब माफिया के दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया गया। कुर्की के लिए नोटिस चस्पा करने के दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र सिंह की जमकर पीट कर हत्या कर दी गई। शराब माफिया ने सिपाही को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि दरोगा की हालत गंभीर है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बुधवार तड़के सुबह पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई को ढेर कर दिया गया। सीढ़ीपुरा थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि शराब माफिया और उनके साथियों की तलाश करने में पुलिस जुटी थी। इसी दौरान पुलिस ने शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देख माफिया ने गोली चलाई। इसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में शराब माफिया मोती के भाई एलकार सिंह की गोली लगने से मौत हो गई है। तो दोस्तों, पहला एनकाउंटर हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी गुस्से में ताबड़तोड़ एक्शन के निर्देश दे दिए। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल यूपी में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 10 वर्ष तक की सजा, 50,000 रुपये का जुर्माना प्रावधान जी हाँ हो चुका है, लगा मुहर। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध 2021 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जबरन लालच देकर, दबाव बनाकर या अपने प्रभाव से लेकर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और ये FIR पीड़ित के माता पिता, भाई बहन या कोई भी व्यक्ति रक्त या विवाह संबंधी और गोद लिया हुआ व्यक्ति करा सकता है। इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर अलग अलग श्रेणियों में 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा और 15,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो पीड़ित को क्षतिपूर्ण के तहत 5 लाख रुपए तक का हर्जाना देने का आदेश भी हो सकता है। यही नहीं, 1 से अधिक बार धर्मांतरण से जुड़ा अपराध करने पर दोगुनी सजा का प्रावधान है। हम चलते हैं अपडेट। राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की बागी MLA अदिति सिंह ने दान के 51 लाख रुपये। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के तहत लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और उनके समर्थकों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 51 लाख रुपए दान दिया है। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर समर्पण निधि एकत्र की जाएगी। रायबरेली जाने का मकसद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा है कि राम के नाम पर जो भी सहयोग देने की बात आएगी उसका स्वागत किया जाएगा। ट्रस्टी के महासचिव चंपत राय ने आगे कहा है कि मंदिर की नींव की तैयारी के लिए देश के इंजीनियरिंग संस्थान IIT बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास, NIT ने टाटा और LNT ने गुणदेश के आधार पर चर्चा की है। 400 फीट जमीन की गहराई पर रिसर्च किया गया। सरयू नदी का किनारा है, नदी कभी भी अपनी बहाव बदल सकती है, उस पर चर्चा हुई। भगवान राम का ये मंदिर 36 से 39 महीने बनकर तैयार हो जाएगा। हम चलते हैं अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव के बीच ग्राम प्रधान और BDC पदों के लिए आरक्षण में बड़ा बदलाव। जी हाँ, दरअसल यूपी में इस बार होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलटते हुए नए सिरे से आरक्षण तय करने के निर्देश दे दिए हैं। साल 2015 के पंचायत चुनाव में तत्कालीन सरकार ने यूपी पंचायती राज नियमावली 1994 में संशोधन कर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों के लिए पूर्व में हुए आरक्षण के प्रावधान को शून्य कर दिया था। मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए पंचायती राज विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1995 से अब तक के 5 चुनाव में जो पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होती रही हैं और OBC के आरक्षण से वंचित रह गई हैं, वहां OBC का आरक्षण भी होगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद यूपी सरकार ने आगामी पंचायत चुनाव में प्रधान, BDC व ग्राम पंचायत सदस्य के आरक्षण से संबंधित नियमों में परिवर्तन कर इनको नए सिरे से लागू करने का आदेश जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया और इसके तहत अब सभी 75 जिलों में एक साथ पंचायत वार्डों की आरक्षण नीति लागू होगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही चमोली से। जी हाँ, अभी जो निकल के आ रही है, अब तक 3200 बरामद किए जा चुके हैं। 2 से 6 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जी हाँ, उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा में रविवार को आई जल प्रलय ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में अब भी 2 से 6 लोग लापता हैं। इनमें से बिजली परियोजना की सुरंग में फंसे करीब 25-35 मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। मंगलवार को रैणी गांव स्थित ऋषिगंगा परियोजना की साइट से 4 और शव मिले हैं। इस तरीके से कुल मृतकों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर। रैणी तपोवन त्रासदी में बिजली परियोजना की टनल में 3 दिन में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना मुश्किल होता जा रहा है।
टनल के अंदर मौजूद टनों मलबा बचाव कार्य में बाधा बन रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही, माफिया अतीक अहमद की गुर्गी का दफ्तर सील, अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज में मंगलवार को बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की गुर्गी खालिद जफर और उसके भाई माज की धूमनगंज थाना क्षेत्र के भीटी गांव में गई अवैध प्लाटिंग पर पीडीए ने सरकारी बुलडोजर चला दिया। खालिद जफर और उसके भाई माज पर आरोप है कि उसने अपराध से अर्जित संपत्ति से गलत तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त की है। उसके बाद करीब 150 बीघे में प्लाटिंग कर लोगों को महंगी दामों पर जमीन बेच दी रही है। ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं कि अवैध प्लाटिंग में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई पूर्व विधायक खालिद जामे और अशरफ को भी अवैध प्लाटिंग के इस कारोबार में हिस्सा पहुंचाता था। पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक पांडे के मुताबिक इस अवैध प्लाटिंग की अनुमानित कीमत लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। इसके मुताबिक इस अवैध प्लाटिंग में सरकारी जमीन पर कब्जा है ही नहीं। तो ये अब आप समझ सकते हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल सहारनपुर पहुंची प्रियंका गांधी जी किसान महापंचायत से पहले शंकु भरी देवी मंदिर में किए हैं दर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कृषि कानूनों के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम चल रहा है। संग्राम के बीच किसानों के आंदोलन को अब तक 2 महीने से अधिक हो गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग महापंचायतों का आयोजन भी शुरू हो चुका है। यूपी के सहारनपुर में होने वाले किसान महापंचायत में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वडेरा भी शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पहले मंदिर के दर्शन भी किए हैं। इसके साथ ही कुछ देर पर महापंचायत में भी पहुंची हैं। सहारनपुर में पहुंची प्रियंका गांधी शंकु भरी देवी मंदिर के दर्शन भी किए। इसके साथ ही महापंचायत का हिस्सा भी बनी है। आपको बता दें कि महापंचायत किसानों के अन्नदाता, किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान के नारे के साथ प्रियंका ने राजनीति शुरू की। हम चलते हैं, अपडेट कासगंज कांड में शहीद देवेंद्र की सम्मान के साथ विदाई, अधिकारियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जी हाँ, दरअसल यूपी के कासगंज में शराब माफियाओं के घर नोटिस चस्पा करने गए पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस घटना में एक पुलिसकर्मी शहीद हुए और एक घायल भी हो गए थे। पुलिस ने एक आरोपी को ढेर कर दिया जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। इस बीच शहीद हुए पुलिसकर्मी देवेंद्र को शव को कासगंज पुलिस लाइन में नम आंखों से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। आपको बता दें कि बुधवार को तिरंगे में लिपटे शहीद के शव को एडीजी अजय आनंद, आईजी पीयूष कुमार, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर और पुलिस के अन्य आला अधिकारियों ने फूलमाला अर्पित किया है। इसके बाद एडीजी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहीद के अर्थी का कंधा देकर अंतिम पुलिस में शामिल हो गए थे। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सरकार तैयार कर रही है साइबर वॉलंटियर्स। आप भी हो सकते हैं ज्वाइन। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट को आपको बता दें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में हो गई है। इसको लेकर पुलिस ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। साइबर वॉलंटियर्स के लिए 3 कैटेगरी है, जिनमें साइबर वॉलंटियर, गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट फ्लैगर, साइबर प्रमोटर और साइबर एक्सपर्ट शामिल है। इनमें से आप अपनी योग्यता अनुसार किसी भी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, पहली कैटेगरी में गैर कानूनी पोस्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप, आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी कंटेंट की निगरानी शामिल है। वहीं दूसरी कैटेगरी के तहत देश की अवमान, आवाम को सोशल मीडिया और साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना होगा। तीसरी कैटेगरी में साइबर क्राइम, वायरस, क्रिप्टोग्राफी आदि में सरकारी एजेंसी की मदद करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।